प्रोडक्ट है सर क्रेब्स साइकिल का, वो सिट्रिक एसिड है ना? हाँ सिट्रिक एसिड है, सिट्रेट भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड और सिट्रेट एक ही चीज है। सर तो सर वो फॉर्म कैसे होता है, एक बार बताइए ना। सिट्रिक एसिड क्रेब साइकिल जब पढ़ाया था तो हमने कहा था ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, उसमें आकर कौन सा केमिकल मिलता है, एसिटाइल को ए आकर मिलता है, और एसिटाइल को ए और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड दोनों मिल जाते हैं, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, सिट्रिक एसिड बनता है। तो सिट्रिक एसिड किस किस चीज से मिलने से बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल को ए के मिलने से, दोनों मिलकर आपके सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। कोई दिक्कत? नहीं सर। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल को ये दोनों मिलते हैं तब जाकर सिट्रिक एसिड बनता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में 4 कार्बन होते हैं, एसिटाइल को ए में 2 कार्बन होते हैं, इसलिए सिट्रिक एसिड में दोनों मिलकर बनता है, इसलिए 6 कार्बन होते हैं। यहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में आराम से क्रेब साइकिल पढ़ी थी, होपफुली किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्रेब साइकिल, लिंक रिएक्शन, ग्लाइकोलाइसिस सब कुछ पढ़ चुके हैं, ध्यान से समझना आज की क्लास को। आपको सबसे पहले पढ़ाए थे ग्लूकोज सेल के अंदर इंटर करता, ध्यान से समझना। ग्लूकोज से क्या बनेगा सबसे पहले, पायरुविक एसिड बनेगा। एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बनेंगे, 2 पायरुविक एसिड। 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। इस पूरी प्रोसेस को यहां से ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं। क्लियर इतनी सी बात। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था पायरुविक एसिड से आगे जाकर क्या बनेगा, एसिटाइल को ए बनेगा। 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल को ए बनेंगे। ध्यान से देखना, यहां पर समझ में आ रहा है? यहां तक इस प्रोसेस को क्या कहते थे, यहां से यहां तक की प्रोसेस को लिंक रिएक्शन के नाम से, लिंक रिएक्शन के नाम से जानते थे। वेरी गुड। इसके बाद एसिटाइल को ए से आगे जाकर क्या बनेगा, कहा जाएगा एसिटाइल को ए, क्रेब साइकिल में जाएगा। कौन साइकिल में जाएगा, क्रेब साइकिल में जाएगा। क्रेब साइकिल कितने बार घूमेगी, 2 एसिटाइल को ए घुसेंगे तो कितने बार क्रेब साइकिल घूमेगी, 2 बार। 2 बार। एक बार, हाँ एक एसिटाइल को ए से एक बार, 2 एसिटाइल को ए घुसेंगे इसलिए 2 बार क्रेब साइकिल घूमेगी। यहां तक समझ में आई बात सभी को? चलो इतना हमने पढ़ चुके हैं। अब बताना, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड जब बनता है उस दौरान डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन कितना से क्वेश्चन पूछा जाए, ग्लाइक होती है ग्लूकोज है, तो ग्लाइको में बताइए और पूरा ग्लाइकोलाइसिस का बात कर रहे हैं, गेन का बात कर रहे हैं, फायदा जो हो गया उसकी बात कर रहे हैं। बताइए ना। पूरे ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी खर्च, मतलब कितने एटीपी का फायदा होता है डायरेक्टली और कितने एटीपी का फायदा होता है इनडायरेक्टली, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। पढ़ाइए, बताइए। किसी को याद है ग्लाइकोलाइसिस पूरी? डायरेक्टली कितने एटीपी बनेंगे, डायरेक्टली 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा, याद रखिए। हाँ डायरेक्टली 2 एटीपी। और इनडायरेक्टली कितने, क्या बनेगा, इनडायरेक्टली बनता क्या है और क्या बनेगा, NADH2 बनता। कितने बनते हैं, कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। पता था? जिनको नहीं पता वो ग्लाइकोलाइसिस को फिर से जाकर पढ़ ले, वो जाकर ग्लाइकोलाइसिस पढ़ ले जिनको याद नहीं आ रहा। पूरे ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी डायरेक्ट फायदा हुआ है और 2 NADH2 का फायदा हुआ है। इतना फायदा है पूरे ग्लाइकोलाइसिस का। लिंक रिएक्शन याद करो, लिंक रिएक्शन में डायरेक्ट एटीपी मिला क्या, नहीं मिला। एक भी लिंक रिएक्शन में एक भी, कितना मिला, इनडायरेक्ट मिला। इनडायरेक्ट कितना मिला, क्या बना था इनडायरेक्टली, NADH2 बना। तो NADH2 बना था, याद कर लीजिए। लिंक रिएक्शन याद हो जिसको, तो नहीं है तो लिंक रिएक्शन जाकर पढ़िए। क्रेब साइकिल याद करिए, पूरी क्रेब साइकिल को याद करिए और बताइए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पूरी क्रेब साइकिल में एक बार क्रेब साइकिल घूमने में कितने NADH2 बने थे, एक बार क्रेब साइकिल घूमने में कितने NADH2 बने, कितना डायरेक्ट एटीपी निकला, कितने FADH2 निकले। तो याद करिएगा, एटीपी कितने डायरेक्ट मिले, डायरेक्ट एटीपी कितने मिले पूरी क्रेब साइकिल में, देखिए और आंसर दीजिए। पूरी क्रेब साइकिल में डायरेक्ट एटीपी कितना बना,
डायरेक्ट एटीपी बना है दो, एक बार में एक, सॉरी एक बार में एक ही बना, सॉरी एक बार में एक बना, जीटीपी बना। जीटीपी मतलब एटीपी ही होता है। तो एक जीटीपी बना एक साइकिल घूमने में, एक साइकिल घूमने में। NADH2 कितने बार बने हैं याद करो, कितनी जगह पर कितने बार बने, कितने NADH2 बने? 3 टाइम। 3 NADH2 बने, 3 NADH2 बने। और FADH2 कितना बना? एक FADH2 बना। क्रेब्स साइकिल देख लो जिनको याद नहीं आ रहा है। एक जीटीपी बना है, 3 NADH2 बने और एक FADH2 बना है। एक क्रेब्स साइकिल घूमने में, एक बार क्रेब्स साइकिल घूमने में इतने एटीपी का फायदा हुआ है। तो दो कितने बार क्रेब्स साइकिल घूमेगी? क्रेब्स साइकिल कितने बार घूमती है? 2 दो टाइम। बार। तो सब कुछ डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सब कुछ डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे 2 जीटीपी लिख सकते हैं, यहाँ पर 6 NADH2 लिख सकते हैं, यहाँ 2 FADH2 लिख सकते हैं। क्या गलत तो नहीं हो जाएगा? गलत नहीं होगा सर। क्यों डबल कर दिया? मैं सब कुछ डबल क्यों कर दिया? क्योंकि दो बार क्रेब्स साइकिल घूम रही है, एक बार में उतना निकाला तो दो बार में डबल निकलेगा। सब कुछ डबल कर दिया हमने। ये पूरा साइकिल बन गया आपके सामने, ध्यान से देखो। ये पूरा एनर्जी कहां से, पूरा ग्लूकोज से क्रेब्स साइकिल होने तक पूरे रिएक्शन में कितना एनर्जी निकला आपके सामने हिसाब किताब है। अब आपको पूछे पूरे, पूरे ग्लूकोज के कंप्लीट रिस्पायरेशन में डायरेक्ट एटीपी कितने निकले? डायरेक्ट एटीपी बताइए कहां कहां निकले, मार्क करके बताइए। पहली बार डायरेक्ट एटीपी यहां निकला है ग्लाइकोलाइसिस में, और दूसरी बार डायरेक्ट एटीपी कहां निकला है? क्रेब्स साइकिल में। बस ये दो एटीपी को मिले, दो एटीपी नीचे मिले, इसको एटीपी मान सकते हैं। तो दो एटीपी यहां पर, दो एटीपी यहां पर, तो कितने एटीपी डायरेक्ट फॉर्मेशन हुए? डायरेक्ट पूरे ग्लूकोज के रिस्पायरेशन में 4। म्यूट करो। ग्लूकोज के कंप्लीट रिस्पायरेशन में आपसे कोई पूछे, ग्लूकोज के कंप्लीट रिस्पायरेशन में, पूरा कंप्लीट ग्लूकोज के कंप्लीट रिस्पायरेशन की बात कर रहे हैं, कंप्लीट एरोबिक रिस्पायरेशन में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन। हाउ मेनी एटीपी जनरेट? कितने एटीपी जनरेट होंगे, या कितने एटीपी का फायदा होगा? पूरा एक कंप्लीट ग्लूकोज का रिस्पायरेशन हुआ है, उसमें पूरे कंप्लीट ग्लूकोज के रिस्पायरेशन में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से कितने एटीपी का फायदा होगा? बताइए। दो 4 कितने मिले टोटल इन ऑल? 4 एटीपी कह सकते हैं। 4 एटीपी का फायदा हुआ, दिख रहा है? नहीं दिख रहा, जाओ। टोटल 4 एटीपी का फायदा होगा, 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस से और 2 एटीपी क्रेब्स साइकिल से। लिंक रिएक्शन से कितने डायरेक्ट एटीपी बने? लिंक रिएक्शन से कितने? 0। ग्लाइकोलाइसिस से डायरेक्ट एटीपी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 2 एटीपी और क्रेब्स साइकिल से 2 एटीपी, टोटल 4 एटीपी का फायदा हुआ, 4 एटीपी का फायदा हुआ। समझ में आया? ग्लूकोज का, एक ग्लूकोज के कंप्लीट रिस्पायरेशन से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ अगर, तो 4 एटीपी बने। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन। हाँ सर। इनडायरेक्ट एटीपी कितना कितना बना? इनडायरेक्ट क्या क्या बना? इनडायरेक्ट में क्या क्या बना देखो, हिसाब करते हैं। पहली चीज बनी 2 NADH2 यहां बना है, 2 NADH2 यहां बना है, 6 NADH2 और 2 FADH2 यहां बना है। याद आ रहा है? जो कुछ भी इनडायरेक्ट बना है, इनडायरेक्ट बना है तो बैंक जाएगा, क्रैश होने के लिए जाएगा। चेक है, ये चेक है, ये चेक है, ये चेक है। चेक कहां जाएंगे? बैंक जाएंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस से कितने NADH2 गए? 2। लिंक रिएक्शन से 2, और क्रेब्स साइकिल से कितने NADH2 जाएंगे? 6 NADH2 और 2 FADH2। इस तरह जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कहां जाएंगे? बैंक में जाएंगे। और बैंक का नाम क्या है जहां पर एनर्जी निकलेगी इन चेक से? तो उस बैंक का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन कौन गया? बताइए कौन कौन गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में?
एनर्जी रिच कंपाउंड गए, एनर्जी रिच कंपाउंड का नाम बताइए। एनर्जी रिच कंपाउंड कौन कौन से? NaDH2 और FADH2। कहां पहुंचे? पहुंच गए NaDH2 और FADH2, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ETS में पहुंच गए। समझ में आ रही बात यहां तक? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जैसे ही ये पहुंचे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पहुंचे, बताओ कितने NaDH2 पहुंचा होगा टोटल? हिसाब लगाकर बताओ, टोटल NaDH2 कितने पहुंचे? 10। 2 + 2 10 सर। कितने NaDH2? NaDH2 अंदर घुसा। FADH2 कितने घुसे होंगे? जोड़ो पूरे, कितने FADH2? 2 FADH2 घुसा। समझ में आई बात? NaDH2 और FADH2 से अंदर घुस गए। एक NaDH2 भी बनता है 3। तो 10 NaDH2 से कितने ATP बनेगा? 30 तो 10 30। तो यहां से कितना बना? 30 ATP बना होगा। एक FADH2 से कितना बनता है? 2। 2। तो दो FADH2 से कितना बनेगा? 20। हाँ? 4 एक से 2 बने तो 2 से कितना बनेगा? 4। 4 ATP का फॉर्मेशन होगा। इस तरह बताइए अंदर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कितने ATP बने टोटल इन ऑल? 34। 34। 24 कहां से बोले हो? मारेंगे भी। नहीं सर 20 दिख रहा है सर उस पे। 30 लिखा हुआ है, 30। 10 गुणे 3 बताए तो एक NaDH2 हाँ, मतलब सर। 3 होता है, तो 10 NaDH2 मतलब 30 होगा। तो 30 ATP + 4 ATP इक्वल टू कितने ATP बने? 34। तो 34 ATP रिलीज होंगे कि नहीं होंगे? यहां से कितने ATP निकलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से? टोटल इन ऑल 34 ATP रिलीज होगा। समझ में आई बात? इलेक्ट्रॉन सर। ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कितने ATP जनरेट होंगे? 34। तो आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉन, हाँ तो क्वेश्चन पूछे जब एक ग्लूकोज का रिस्पायरेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू कितने ATP जनरेट होते हैं? क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 34 ATP। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो आपसे कोई पूछे एक ग्लूकोज के कंप्लीट रिस्पायरेशन से, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से कितने ATP बनेंगे? 34 ATP बनेंगे। याद रहेगा कि 34 ATP क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाएगा या क्या सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहलाएगा? ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाएगा। तो आपसे कोई पूछे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से कितने ATP जनरेट होंगे? आंसर होगा 34। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कितने बनेंगे? बोल नहीं रहे बड़े बच्चों। 4 ATP सबस्ट्रेट लेवल। 4 ATP। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 4 बनेंगे और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से 34 बनेंगे। टोटल कितने बनेंगे? 34 + 4 इक्वल टू 38 ATP बनेंगे। समझ में आई बात? इतना समझ गए। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से 34 ATP बनते हैं, जबकि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 4 ATP बनते हैं। टोटल इन ऑल 34 ATP बनते हैं। रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझना। ग्लाइकोलाइसिस में 2 NaDH2 बनता है, लिंक रिएक्शन में 2 NaDH2 बनता है, क्रेब साइकिल 2 बार घूमने में 6 NaDH2 और 2 FADH2 बनते हैं। ये सारे NaDH2 और FADH2 कहां चले आते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। और हर एक NaDH2 से 3 ATP और हर एक FADH2 से 2 ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह 10 NaDH2 से 30 ATP, 2 FADH2 से 4 ATP, 34 ATP का फॉर्मेशन होता है पूरे आपके इस प्रोसेस में। कोई दिक्कत है तो पूछो ये पूरी प्रोसेस में 34 ATP कैसे बने? और इस तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से बन रहे हैं, इसलिए थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोल सकते हो या इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोल सकते हो। कोई दिक्कत? डायरेक्ट ATP कहां बना? डायरेक्ट ATP 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस से बने थे, 2 आपके बने थे क्रेब साइकिल में, तो 4 ATP डायरेक्ट बनते हैं, बाकी 34 ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलीज होता है। कोई दिक्कत है तो पूछो जल्दी से। ये समझने में, चार्ट समझने में दिक्कत है तो बना लो फटाफट चार्ट, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है।
ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस हुआ, पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड से एसिटाइल को ए बना, और एसिटाइल को ए क्रेब साइकिल में गया 2 बार। स्क्रीनशॉट कम से कम तो ले ही लो, जो बच्चे नहीं बना पा रहे हो फटाफट। कोई दिक्कत है तो पूछो। नहीं सर। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया या नोट डाउन कर लिया? सर लिख रहे हैं सर, 2 मिनट रुकिए। हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट। हो गया सबका? सर स्क्रीनशॉट लिया सर। ले लिया? हाँ, उसको नोट डाउन भी कर लेना कॉपी पे याद से, समझने के लिए। यस सर। ये चैप्टर क्योंकि एनसीईआरटी से थोड़ा अलग ढंग से पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर रहे हैं। एनसीईआरटी पढ़ेंगे बाद में, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं आपके चैप्टर के, जिससे कोई क्वेश्चन आपके रह ना जाए। इसलिए चैप्टर में जो चीजें अभी तक पढ़ा रहे हैं उनको नोट डाउन करते जाना अपनी कॉपी पे। चलो, अगर हो गया है तो आपको ये समझ में आया कि NADH2 और FADH2 जो ग्लाइकोलाइसिस में, लिंक रिएक्शन में और क्रेब साइकिल बनते हैं, वो सब कहां आते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आते हैं और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़े अब डिटेल में, इसको रफ कर दें, चलेगा। इसको हम रफ कर रहे हैं, जिन्होंने नोट डाउन कर लिया अच्छी बात, जिन्होंने नहीं किया है वो अब स्क्रीनशॉट से काम चल, स्क्रीनशॉट से नोट डाउन कर लेंगे। अब स्क्रीनशॉट ले लिया कुछ बच्चों ने, वो शेयर कर देंगे ग्रुप पे, ठीक है? हम ही कर देंगे, चलो हमने भी ले लिया है, उससे नोट डाउन कर लेना। चलो आगे पढ़ते हैं। इतना अगर समझ में आ गया तो इसके आगे पढ़ते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में 4 लाइन पढ़ते हैं। पहली बात, ट्रांसपोर्ट कहां होता है तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए ग्लूकोज के रिस्पायरेशन से एनर्जी कहां निकलती सबसे ज्यादा? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में 34 एटीपी निकलेगी कि नहीं निकलेगी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा तो 34 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में निकलेगी, और क्रेब साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो 2 एटीपी वहां वाला भी माइटोकॉन्ड्रिया में निकलेगा। मतलब 36 एटीपी का फॉर्मेशन है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सिर्फ 2 एटीपी आपके साइटोप्लाज्म में बनती है। मतलब मैक्सिमम एनर्जी आपकी बॉडी में कहां बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोल सकते हो क्या? हाँ, इसी यही कारण है कि सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया में ही मैक्सिमम एनर्जी निकलती है, 34 एटीपी ये वाली, और सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन जो क्रेब साइकिल का था वो वाली भी 2, टोटल आपके 36 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, इसीलिए मैक्सिमम एनर्जी। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम अगर आपको याद हो, सेल चैप्टर पढ़ा हो आप में से कोई बच्चों ने, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं, सबकी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, सेल चैप्टर जब पढ़ाए थे तो सबसे बाहर वाली लेयर को आउटर मेम्ब्रेन कहते थे, उसके बाद सेकेंड लेयर होती है जिसे हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लेयर मेम्ब्रेन थी, आपको याद करो, 2 लेयर मेम्ब्रेन थी। बाहर वाली लेयर को आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली लेयर को इनर मेम्ब्रेन के नाम से जानते थे, याद है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, किसी को याद है? हाँ सर। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया की 2 लेयर मेम्ब्रेन याद हो तो आपको, उसके बाद ये अंदर की जगह, इस अंदर की जगह को माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स कहते थे। मैट्रिक्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, और इन दोनों के बीच में आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की खाली जगह कहते थे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इतनी सी बातें किसी को है? डायग्राम याद है? 4-5 डायग्राम में 4-5 लेबलिंग की हमने, याद हो गया? जिनको नहीं पता अभी याद हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, ये सबसे बाहर में आउटर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होगा उसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहेंगे, अंदर के भाग को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहेंगे। 4 डायग्राम के 4 पार्ट सभी को क्लियर है? सभी को? हाँ सर। यस सर। तो क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए क्रेब साइकिल कहां होती है, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्रेब साइकिल कहां होती थी?
आंसर आपका होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कहां होती है क्रेब्स साइकिल? क्रेब्स साइकिल कहां होती है? या देखिएगा मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स वाला पार्ट जो है वहां पर होती है क्रेब्स साइकिल। चलेगा? तो चलेगा सर। हाँ, आपसे कोई पूछे लिंक रिएक्शन कहां होती है, तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो था, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो था वहां पर होती है लिंक रिएक्शन। क्लियर है? यहां पर होती है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, यहां पर होती है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो यहां बनता है एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए यहां बनकर यहां से ऐसे अंदर घुस जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आपसे पूछे लिंक रिएक्शन कहां होती है, तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए कहां होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है। इसलिए अलग अलग किताब में इसका आंसर अलग अलग मिल जाएंगे, कंफ्यूज मत होना। लिंक रिएक्शन कहां स्टार्ट होती है आपके, होगी कहां पर स्टार्ट, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, लेकिन प्रोडक्ट कहां रिलीज करता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब आपसे पूछे आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां चलता है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, याद रखिएगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वहां पर कौन सी प्रोसेस चलेगी, इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये याद रखिएगा, ये तीन चीजें याद रखिएगा, कहां पर कौन सी घटना चलती है, तीनों ही माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है घटना। क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तीनों ही माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली घटनाएं हैं, लेकिन अलग अलग जगह होती हैं। क्रेब्स साइकिल कहां होगा, यहां अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। लिंक रिएक्शन कहां होगी, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां चलेगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नोट डाउन कर लिया, इसको भी रफ कर दे, ये डायग्राम नोट डाउन कर लिया, डायग्राम, ये डायग्राम प्लस ये नोट डाउन कर लिया। 2 मिनट ले लो। अब अगली चीज ध्यान समझना, एक और चीज, रुक जाओ, एक चीज और समझना। चलो अगला चीज, तो बताइएगा इनर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां चलेगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पर हो रही होगी ये घटना। तो मतलब इसके इस तरफ देखा जाए, जहां पर घटना हो रही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जहां पर होगा, उसके इस साइड में कौन सी चीज होगी, बाहर की ओर। बताइए अपने बाहर की ओर की जगह क्या कहेंगे, यहां पर घटना हो रही है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है, इसके बाहर वाली जगह क्या कहेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसके बाहर वाली जगह को बताओ क्या कहेंगे, इस बाहर वाली जगह को माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। वेरी गुड। और अंदर वाली जगह को, इसके अंदर वाली जगह को मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर मेम्ब्रेन में चलता है, इसके एक साइड पे होगा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और दूसरे साइड पे होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इन दोनों के बीचों बीच में चलता है। इतनी बात समझ पा रहे हो, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के बीचों बीच में घटना चल रही होगी, एक तरफ पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होगा, एक तरफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होगा, बीचों बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा होगा। जब तक समझने में कोई दिक्कत हो रही है? नो सर। स्क्रीनशॉट ले लो या जो करना कर लो, फिर हम आगे चलते हैं अगर यहां तक समझ गए हो तो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने एक लाइन पढ़ाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां चलता है, आपने कहा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कहां चलता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। इनर मेम्ब्रेन के बाहर की ओर क्या होगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, अंदर की ओर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और बीचों बीच में घटना चल रही होगी। कोई दिक्कत है, रफ करें, कर दीजिए सर। अगर यहां तक समझ में आ गया तो आगे पढ़ते, ध्यान से समझना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमको बता रहे हैं कहां चलती है प्रोसेस, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये मान लीजिए यहां से यहां तक इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, हमने जूम करके दिखा रहे हैं आपको। यहां से यहां तक की दूरी क्या है, यहां से यहां तक इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पूरा यहां से यहां तक में इनर दिख गई। कहां से कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यहीं पर सारी घटना होगी। इसके ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, इधर कौन सी जगह होगी,
पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होगा, अभी भी बताया हमने। नीचे की ओर आएंगे तो क्या होगा? मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होगा। कोई दिक्कत है तक समझने में किसी को भी 1% भी? इस तरफ होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इस तरफ होगा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, बीचों बीच में है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये घटना कहां होगी? बीचों बीच में होगी, यहां पर होगी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में सारा घटना होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। समझ पा रहे हो इतनी सी बात? अगर इतनी बात समझ गए हो तो अगली चीज समझना, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्रोटीन चिपके हुए होते हैं। रिपीट कर रहे हैं, there are several protein membrane bound proteins present in the there are several membrane bound proteins present in the inner membrane of mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्रोटीन चिपके होंगे कि नहीं चिपके होंगे? बोलो, चिपके होंगे होंगे कि सर। नहीं होंगे? यस सर। और इन प्रोटीन को हम किस नाम से जानेंगे? ध्यान से इधर पे, जो मेम्ब्रेन में प्रोटीन चिपके होंगे उन प्रोटीन को क्या कहेंगे? उन्हें हम साइटोक्रोम के नाम से जानते हैं। रिपीट कर रहे हैं, जो भी मेम्ब्रेन में प्रोटीन चिपके होते हैं उन प्रोटीन को हम साइटोक्रोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोक्रोम। साइटोक्रोम। ध्यान समझना, इसमें कौन कौन से प्रोटीन चिपके होंगे उन प्रोटीन को बनाकर दिखाते हैं, जल्दी ध्यान से देखना। पहला प्रोटीन चिपका होगा, ये देखो साइटोक्रोम, ये है पहला साइटोक्रोम। साइटोक्रोम का नाम पहला साइटोक्रोम कौन सा है? साइटोक्रोम बी, शॉर्ट सी वाइट है, फुल फॉर्म है साइटोक्रोम। दूसरा साइटोक्रोम से देखते जाना, दूसरा साइटोक्रोम उसका नाम साइटोक्रोम, उसने साइटोक्रोम नाम होगा। अभी समझो सिर्फ, अभी बनाओ नहीं। सर एक बार बताइए सर, वो लैग होगा था सर, वो हम बता रहे हैं, सर लैग हो रहा है। सुनो, बोलो मत बीच में, सुनते रहो बस। 2 मिनट वेट करो, आने की नहीं है, सुनने की कोशिश करो। चौथा साइटोक्रोम का नाम याद हो गए? साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम सी। रिपीट करेंगे, टेंशन मत लो। जिनको समझ में नहीं आया हम फिर से बताएंगे, एक बार समझ लो, पहले एक बार तो समझो। चौथा साइटोक्रोम जो इसमें चिपका होगा उसका नाम होगा साइटोक्रोम A1, और पांचवा साइटोक्रोम जो इसमें चिपका हुआ होगा उसका नाम होगा साइटोक्रोम A3। इस तरह यहां पर मेम्ब्रेन में 5 साइटोक्रोम प्रेजेंट होते हैं। C1 A3 ना, A3 लिखा हुआ, ये साफ कहते हैं, मतलब अभी कुछ गलत पढ़ लोगे। A3 इस तरह रिपीट करते हैं, शुरू से, एकदम शुरू से रिपीट करें। जिन बच्चों को समझ, ध्यान सुनना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां चलता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होती है घटना? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रोसेस होती है। इतनी सी बात समझ में आ गई है? कहां पर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। पहली लाइन समझ ली। सेकेंड लाइन हमने बताई कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में देयर आर सेवरल मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट। बहुत सारे मेम्ब्रेन में प्रोटीन के होते हैं। दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज साइटोक्रोम। इन प्रोटीन को साइटोक्रोम कहते हैं। मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन चिपके हुए होंगे उन प्रोटीन को क्या कहेंगे? साइटोक्रोम के नाम से जानते हैं। इनके नाम है साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A1, साइटोक्रोम A3। कोई दिक्कत है यहां तक? लिखते भी जाए क्या? लिखवाना भी है कि समझ लो? पहले समझ लो, फिर लिखना बाद में। इतना समझ में आई बात? क्या क्या बताया? 2 लाइन पढ़ाया। पहली लाइन, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोसेस अकर इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। In inner membrane of mitochondria, there are several membrane-bound proteins are present, known as cytochrome. They are cytochrome B, cytochrome C, cytochrome A1, cytochrome A3. इतना सभी बच्चों को दिमाग में घुस गया? समझ आया?
चलो इतनी बात इस पर एक नाम का एंजाइम वी क्यूनॉल लिख सकते हो या इसको को एंजाइम क्यू लिख सकते हो। इसको भी बन से बना देते हैं क्योंकि मेम्ब्रेन में पाया जाता है। चलो यहाँ पर को एंजाइम क्यू नाम का को एंजाइम क्यू का एक एम और यहाँ पर एम एन नाम का है। रिपीट करते हैं, मेरी आदत है 3-4 बार रिपीट करने की, तुम तुरंत टोका टोकी करते हो बीच में। पहले सुनना करो ध्यान से। 2-3 बार हम रिपीट करेंगे ही करेंगे, तुम बोलने ही नहीं देते, लाइन कंप्लीट करने नहीं आवाज देते लैग हो। हो रही है सर, तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा सर। हाँ, कोई बात नहीं, हम रिपीट करते हैं, हमेशा आदत है मेरी, 2 से 3 बार हम रिपीट करते हैं हर चीज को। सुना करो पहले, पेशेंस रखो। हम रिपीट कर रहे हैं, यहां पर को एंजाइम क्यू नाम का एक एंजाइम पाया जाएगा, इसे यूवी क्यूनॉन भी कहते हैं। को एंजाइम क्यू भी बोल सकते हो और इसको यूवी क्यूनॉन भी बोल सकते हो, दोनों सही है, दोनों गलत नहीं है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो यहां पर, यूवी क्यूनॉन या को एंजाइम क्यू। और FMN नाम का फैक्टर पाया जाता है। इतनी चीजें टोटल इन ऑल इसमें पाई जाती हैं मेम्ब्रेन में। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, शुरू से सुन लो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में कई सारे प्रोटीन चिपके होते हैं, इन्हें हम साइटोक्रोम कहते हैं। इनके नाम है B, C1, C, A1, A3। नेक्स्ट लाइन पढ़ाया, इसमें को एंजाइम क्यू और एफएमएन नाम के फैक्टर भी पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। और लास्ट लाइन पढ़ा रहे हैं कि इन साइटोक्रोम में, जो साइटोक्रोम है, इनमें साइटोक्रोम में आपका एक मिनरल पाया जाता है, एक एलिमेंट्स पाया जाता है, उसका नाम है फेरस। Fe3+ नाम का एक मिनरल होता है। इतनी चीजें हमने टोटल इन ऑल आपको पढ़ाई हैं। अभी तक लिखवाना है तो लिखवाते भी जा रहे हैं साथ में, कहो तो। नहीं लिखना है तो समझ लो पहले, अभी इसको बनाने की जरूरत नहीं, पहले समझ लो, फिर बनाना लास्ट में। पहले समझ लो क्या बना रहे हैं। इतना नोट डाउन कर लिया दिमाग में? जिनको कॉपी पेन नोट डाउन करना, वो कॉपी पेन पे नोट डाउन करो। हम बोल रहे हैं, पहली लाइन हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बच्चों नोट डाउन कर लो जिनको नोट डाउन करना है, हम बोलते जा रहे हैं। हेडिंग है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पहली लाइन लिखना, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, शॉर्टकट में ETS लिख लेना। प्रोसेस ऑफ ETS occur in the process of ETS occur in inner membrane of mitochondria. Inner membrane of mitochondria. Inner membrane of mitochondria. लिख लिया, पहले लाइन कंप्लीट हुई। द प्रोसेस अकर इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट लाइन लिखना, इन मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इन इनर मेम्ब्रेन। क्या बोले बच्चा? वीडियो लैग हो रहा है। इनर, हाँ, हम वीडियो नहीं बोल रहे हैं, ओरल बोल रहे हैं बच्चों, रिकॉर्डिंग बोल रहे हैं लिखने के लिए। मेम्ब्रेन ऑफ माइटो, सुनाई दे रही है आवाज? नो सर लैग हो रही है सर। बीच बीच में हाँ, लैग नेटवर्क, कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू होता है, एडजस्ट करो। फिर से बोल रहे हैं, सुनो। इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इन इनर मेम्ब्रेन, हाँ लिखो तो फिर, इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, several membrane bound proteins, several membrane bound proteins, several membrane bound proteins are present
known as cytochrome, known as cytochrome, known as cytochrome, तीसरा पॉइंट बताइए। ROME membrane of there are several membrane bound proteins are present known as cytochrome. नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन नोट डाउन करो। थर्ड पॉइंट बोलिए सर। in cytochrome, in ions are present, Fe3 plus ions are present। कौन? F in cytochrome Fe3 plus ions are present, in cytochrome Fe3 plus ions are present। अगले लिखना, इतना समझ गए हो? कोएंजाइम क्यू और एफएमएन भी है, ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को। अब प्रोसेस स्टार्ट करें। ये डायग्राम था, अभी माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम पढ़े, ज्यादा कुछ नहीं पढ़े हम, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम यहां से यहां तक माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे कैसे होता है। तो ध्यान से समझना, आपको क्या बताते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन आता है? NADH2 आता है कि नहीं आता? यस सर। तो ये देखो NADH2 नाम का केमिकल आया और NADH2 नाम का केमिकल आएगा और इस प्रोसेस को कराएगा कि नहीं कराएगा? सबसे पहले घुसेगा कि नहीं घुसेगा? NADH2 किसके पास जाएगा? सबसे पहला काम NADH2 किसके पास आएगा? सबसे पहले किसके पास घुसेगा? FMN के बोलो, एफएम पास। और जैसे ही NADH2 एफएमएन के पास आएगा तो इसका ये हाइड्रोजन जो है यहां से निकलकर इसका हाइड्रोजन कौन छुड़ा लेगा? ये ले लेगा और NADH2 क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन निकल जाएगा तो NAD बन जाएगा। और एफएमएन क्या बन जाएगा? एफएमएन क्या बन जाएगा? FMNH2। FMNH2। सभी बात का हाइड्रोजन निकलकर पहले प्रोसेस में यहां चला जाएगा। सबसे पहली घटना NADH2 में जो हाइड्रोजन है वो निकलकर एफएमएन के पास चला जाएगा। एफएमएन थोड़ी देर तक एफएमएन से कौन लेगा जिनको? इस हाइड्रोजन को छुड़ा लेगा, यूवी क्यूनॉन छुड़ा लेगा और इसलिए FMNH2 से हाइड्रोजन फिर यहां से निकलकर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा ऊपर? अब वापस FMNH2 क्या बन जाएगा? FMN बन जाएगा और यूवी क्यूनॉन बन जाएगा। कोएंजाइम H2 है, यहां पे हाइड्रोजन आ जाएगी। इस तरह देख पा रहे हो NADH2 की हाइड्रोजन पहले यहां से यहां गई, फिर यहां से यहां गई। यह हाइड्रोजन अदली बदली 3 जगह हाइड्रोजन नहीं है, वही हाइड्रोजन है, पहले यहां थी, अब यहां है, अब यहां है। समझ में आ रही कौन क्या हुआ? समझ गए सभी बच्चों? जिनको समझ में नहीं आया है वो एक और तरह समझ ले, ध्यान समझना। NADH2 था, उसके कांटेक्ट में कौन आया? FMN आया, तो क्या होगा बताओ? NADH2 के कांटेक्ट में FMN आया तो क्या होगा? रिएक्शन बताओ। ये H2 निकल कर यहां जाएगी, NAD प्लस तो ये क्या बन जाएगा? FMNH2। NAD प्लस FMNH2 बन जाएगा। समझ में आई बात? पहली रिएक्शन यहां से यहां तक की पढ़ा दिए। फिर अगली घटना क्या होगी? ये FMNH2 आने जाकर क्या होगा? FMNH2 जो है ये किसके कांटेक्ट में आएगा? कोएंजाइम Q के कांटेक्ट में या यूवी क्यूनॉन के कांटेक्ट में। और यूवी क्यूनॉन के कांटेक्ट में जैसे आएगा तो अब क्या होगा? ये FMN वापस से FMN बन जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ चली जाएगी तो क्या बन जाएगा? कोएंजाइम QH2 बन जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो क्या? ये दो रिएक्शन हो गई यहां से यहां तक। यस सर। जैसे समझ में आया, चाहे रिएक्शन के फॉर्म में समझ आया तो रिएक्शन के फॉर्म में समझ लो, डायरेक्ट समझ में आया तो समझ लो पहले हाइड्रोजन यहां थी, फिर यहां थी, अब यहां है। समझ पाए? समझ पाए क्या? Yes, sir. नोट
बहुत अच्छी बात। तीसरा चीज ध्यान समझना, आपने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री जगह से भी आती हो, 8, 9, 10 में भी केमिस्ट्री पढ़कर आए हो तो आंसर दे दीजिएगा। एक हाइड्रोजन को हम ब्रेक डाउन करें, हाइड्रोजन के एटम को ब्रेक डाउन करें, हाइड्रोजन के क्या सर किसी का तो भी माइक चालू है, सर इस वजह से सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक बार फिर से बोल रहे हैं, हाइड्रोजन का एटम ब्रेकडाउन होगा तो क्या क्या बनता है, हाइड्रोजन के एटम के ब्रेकडाउन होने से क्या क्या बनता है, पता है? बाप रे, केमिस्ट्री तुम लोगों का 0 है। सर सुना ही नहीं आ रहा कुछ। किसी को नहीं पता? Yes, sir. हाँ हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए। अचल आंसर दीजिएगा। एक हाइड्रोजन के एटम को ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन को तोड़ेंगे तो क्या क्या बनेगा? नहीं पता, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। एक हाइड्रोजन का एटम ब्रेक डाउन होगा तो एक प्रोटॉन बनेगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। याद रखना, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में डिवाइड होगा। अभी समझ में आई? यस सर। एक हाइड्रोजन टूटेगा तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो 2 हाइड्रोजन टूटेंगे तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 10 हाइड्रोजन टूटेंगे 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन बनेंगे। इससे समझ में आ रही बात? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनते हैं। जब भी हाइड्रोजन का ब्रेक डाउन होता है, स्प्लिटिंग होती है, तो क्या बनता है? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन प्लस तो इलेक्ट्रॉन। यहां पर यूवी क्विनोन इस हाइड्रोजन को जो छीना झपटी चल रही थी, इसने से इसने छीना, इससे इसने छीना, और इस हाइड्रोजन को टुकड़े टुकड़े कर देगा। यूवी क्विनोन टुकड़े टुकड़े कर देगा तो क्या क्या बनेगा? टुकड़े, क्या क्या टुकड़े होंगे? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनेंगे। ये जो प्रोटॉन बनेंगे, ये प्रोटॉन आपके बाहर निकालकर फेंक दिए जाएंगे। इसका कोई काम नहीं है, इसलिए प्रोटॉन को कहां फेंक देंगे? बाहर की ओर फेंक देंगे। सारे प्रोटॉन, जितने भी प्रोटॉन बनेंगे बार बार, ये सारे प्रोटॉन यहां फेंक दिए। कहां फेंक दिए गए? कौन सी जगह पर? कौन सा हिस्सा में फेंक दिए गए? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। और जो इलेक्ट्रॉन बने, उस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा? साइटोक्रोम बी रिसीव कर लेगा। साइटोक्रोम बी बोलेगा मुझे दे दो इलेक्ट्रॉन, मैं रख लूंगा, मैं संभाल लूंगा इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन को किसने ले लिया? साइटोक्रोम। और प्रोटॉन को फेंक दिया गया। प्रोटॉन को कहां फेंक दिया गया? कहां पंप आउट कर दिया गया? पंप आउट। पंप आउट होता फेंक देना, बाहर निकल के फेंक दिया गया। पंप आउट कर दिया गया पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। किसको? प्रोटॉन्स को। याद रहेगा, प्रोटॉन्स को क्या कर दिया गया? पंप आउट कर कर बाहर फेंक दिया गया। और इलेक्ट्रॉन को किसने रख लिया? साइटोक्रोम बी ने। समझ में आई बात? अब साइटोक्रोम बी ने रख लिया, ध्यान समझना, साइटोक्रोम बी ने रख लिया। साइटोक्रोम बी के पास कितने क्या था? Fe3+ थे, 1 + 2 + 3+, उसमें एक माइनस आ गया, 3 + -1 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 4+ हो जाएंगे या 2+ हो जाएगा? 2+। इसका 2+। 2+ हो जाएगा या 4+ हो जाएगा? इसमें इलेक्ट्रॉन आपका जुड़ जाएगा। तो 2+। समझ गए बात को? बात समझ में आ रही है? अगर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो इसका पावर गिरेगा कि बढ़ेगा? गिरेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो Fe3+ से ये क्या बन जाएगा बेचारा? Fe2+ बन गया। रोने लगा, बोला मुझे Fe, मेरा पावर गिर गया, मैं तो फायदे के लिए लिया था इलेक्ट्रॉन, लेकिन मेरा तो नुकसान हो गया। समझ में आ रही बात? नेगेटिव चीज, किसी कर्ज ले लोगे तो तुमको नुकसान हो जाएगा, फायदा नहीं होगा। इसने संपत्ति ली, इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, इससे फायदा की जगह इसका नुकसान हो गया। Fe3+ क्या बन गया इसका? Fe2+। तो ये तो साइटोक्रोम बी इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा या किसी को दे देगा? बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, फेंक देगा? फेंक देगा सर। देगा। इलेक्ट्रॉन से ले लेगा, सी वाला शायद सोच के लालच में ले लेगा, और जैसे ही वापस दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन लेने से 2+ हो गया था, इलेक्ट्रॉन देने से वापस से 3+ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा।
हो तो जाएगा। एरो देख पा रहे हो, 3+ से इलेक्ट्रॉन लिया तो 2+ हो गया, 2+ इलेक्ट्रॉन दिया तो फिर 3+ हो गया। ये एरो देख पा रहे हो, एरो बना दिए हमने, इधर नीचे की ओर इधर ऊपर की ओर एरो का मुंह देख पा रहे हो। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन किसने रख लिया, साइटोक्रोम C1। C1। C1 का ये Fe3+ क्या बन जाएगा अब, Fe2 प्लस। Fe2+। Fe2+ बन जाएगा। ये रखना चाहेगा अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास, नो नो सर। सर। नो सर। तो ये अब इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देगा, बोलेगा मुझे भी नहीं चाहिए, वैसे दान करेगा, फिर से वापस वही हो जाएगा। फिर इसमें भी यही होगा, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, फिर इसका पावर गिरेगा, बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, वापस से आगे दे देगा इलेक्ट्रॉन को, ये इसको दे देगा। ये अब देख रहे हो, यहां तक समझ में आ गया, सब एक दूसरे को दे रहे हैं, कोई रखना वाली चीज नहीं रहा, एक को दे रहे हैं, दान करते जा रहे हैं। अब बेचारा ये लास्ट वाला साइटोक्रोम A3 किसको दे, इसके बगल में तो कोई नहीं है, सब अपने बगल वालों को दे देते। देखो ये इलेक्ट्रॉन को पहले साइटोक्रोम B ने दिया, B से C1 में गया, C1 से C में गया, C1 से A1 में गया, A1 से इस बदला बदली चल रही थी, एक से दूसरे जा रहा था। अब A3 किसको दे, बेचारा रो रहा है, मैं तो फंस गया, मैं तो बढ़ गया, लूट गया, बर्बाद हो गया, अब बताओ मुझे बचाओ, मेरे पास इलेक्ट्रॉन कोई तो जो रो रहा है, इसका कोई तो इलेक्ट्रॉन रो रहा था, इलेक्ट्रॉन के लेकर बहुत पछता रहा था, इसका इलेक्ट्रॉन पहली बार ये इलेक्ट्रॉन किसने लिया, किसने संभाला। एग्जाम में क्वेश्चन आने लायक है ये, हु इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर कौन था, तो देखिएगा आंसर है आओ मैं संभालता हूं, हाफ आधा ऑक्सीजन, ओ लिख सकते, लेकिन ओ लिखा नहीं ना, ओ कर दिया, हाफ O2 का मतलब ओ लिखा, ऑक्सीजन का एटम। तो कौन आया यहां संभालने के लिए, ओ आया। ओ को कैसे लिखा हमने यहाँ पे, हाफ O2 लिख सकते हैं क्या, आधा O2 मतलब ओ, यस सर। समझ में आई बात। ओ नहीं लिखा जाता कहीं पर, ओ इनोसेंट ऑक्सीजन हो जाती है, वो हाईली रिएक्टिव होती है, इसलिए ओ ना लिखकर हम हाफ O2, सही है। हाफ O2 का मतलब कितने ओ, एक वो 1। एक ओ, हाँ वेरी गुड, एक ओ है, हाँ ये इलेक्ट्रॉन है, साथ में कुछ प्रोटॉन भी आ जाएंगे और वो प्रोटॉन भी इस काम में मदद करेंगे, और कुछ प्रोटॉन भी आकर जुड़ गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और ये ऑक्सीजन तीनों मिल गए तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलकर क्या बना लेते हैं, बताओ जल्दी से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलकर क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन है हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा तीनों के मिलने से, वाटर। वाटर बन जाएगा, वेरी गुड, वाटर बन जाएगा। तो यहां पर H2O बन जाएगा, और इसे वाटर कहेंगे। पानी किस प्रोसेस से मान में बना, या सेल के अंदर बना हमारे, सर वीडियो ले कहां बना पानी, नदी तालाब कुएं में बना है, बोलो, मैट्रिक्स में। ये पानी का वाटर का कहां पर से अंदर बना, मेटाबॉलिक प्रोसेस से बना, इसलिए इस पानी को पानी ना बोलकर मेटाबॉलिक वाटर बोलेंगे। क्या होगा, मेटाबॉलिक वाटर, वाटर नाम से जानेंगे कि मेडिसिन के बनता है, इसी को क्या बोलेंगे, मामूली पानी नहीं है ये, मेटाबॉलिक वाटर है ये, चलेगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान बनने वाला पानी है, इसलिए मेटाबॉलिक। हाँ सर एक बार बोलो, साइटोक्रोम A3 से रिपीट करिए ना, सुना ही नहीं आया सर वहां से। बोल रहे हैं, सुनना, शुरू से बताते हैं हम आधे से नहीं बोलेंगे, फिर हमको परेशान हो जाएंगे, शुरू से सुनना, फिर से एक बार पूरी प्रोसेस को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले NaDH2 आया, ध्यान से सुनना भी, कंफ्यूज मत करना। NaDH2 का हाइड्रोजन किसने ले लिया, FMN ने, और FMNH2 बन गया। FMNH2 से हाइड्रोजन किस में चला गया, यूवी किनॉन के पास चला गया, और यूवी किनॉन ने हाइड्रोजन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जितने प्रोटॉन थे उसको बाहर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में फेंक दिया, और इलेक्ट्रॉन को किसने रख लिया,
साइटोक्रोम बी। किसने रख? साइटोक्रोम बी। साइटोक्रोम बी ने रख लिया। और साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए? C1 के पास। साइटोक्रोम C1 से C के, हाँ सी के पास। साइटोक्रोम C1 से C के पास, C से A1 के पास, A1 से A3 के पास। इस तरह ट्रांसपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक जा रहे कि नहीं जा रहे इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जा रहे कि नहीं जा रहे? एक चैन बन गई कि नहीं बन गई इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की? बन यस गई। सर। इसलिए इस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन बोल सकते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट की चैन बन गई है, एक सिस्टम बन गया है। यस हाँ सर। सर। यस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल सकते हैं इस प्रोसेस को। अब ये साइटोक्रोम A3 रो रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कौन लेगा, कौन लेगा इसका इलेक्ट्रॉन? इसके बगल में तो कोई है नहीं, इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गैस लेगी। कौन सी गैस? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन को O लिखते हैं। O अकेला नहीं लिखा जाता, इसलिए हाफ O2 लिख दिया मैं, आधा O2। O लिखना चाह रहे थे, O को हमने ऐसा लिख दिया हाफ O2। तो हाफ ऑक्सीजन आएगी और इस प्रोसेस को लेगी, हाफ O2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगी। तो आपसे क्वेश्चन नीट में आ सकता है, हु इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन को किसने लास्ट में ऑक्सीजन। किसने ऑक्सीजन। रिसीव? ऑक्सीजन ने। वेरी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने रिसीव किया। और ऑक्सीजन ने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की क्या बना? इलेक्ट्रॉन को क्या बना? वाटर में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह हमारी सेल के अंदर पानी बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। बन गया सर। और जो पानी बनाया बना है, इस मॉलिक वाटर बोल सकते हैं क्या? यस सर। हाँ सर। यस सर। तो इसलिए इसे मेटाबॉलिक वाटर कहेंगे। और मेटाबॉलिक वाटर समझ में आई बात? मेटाबॉलिक वाटर किस में बनता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान बना। पूरी घटना समझ में आई आपको अच्छे से डिटेल में? यस सर। सर अब हाँ बोलो बोलो सर ना एक बार प्लस मिला बोलो। सर O2 H2 के लिए, वो NaDH2 से मिला है क्या? वो H+ वाला मिला है, यही वाला H इधर आया है, लेकिन क्या पढ़ाते हैं अभी, वो पढ़ाना बाकी है। टेंशन नहीं लो, समझ लो आ गया। कहां से आया? पढ़ाना बाकी है अभी। यही वाला H+ है, यही प्रोटॉन है। वापस यहाँ आया और यहाँ पर आकर रिएक्शन करेगा। कैसे पढ़ाएंगे? बचा है वो पढ़ाना। चलेंगे इतना समझ के जितना मैंने समझाया उतना समझ पाए क्या अभी तक? यस सर। यस सर। H+ है वो पढ़ाएंगे बढ़ाना। इतना समझ गए हो तो आगे चलते हैं। जब NaH2 से पहली बार FMN में चलकर यहां जा रहा, इसने इस डिसीजन लिया तो बदल दिया होगा। यहाँ A का फॉर्म था पहली बार। तो सबसे पहली बार ATP कहां बनी? जब Na कहां जा रहा था में जा, तो पहली बार ATP फॉर्मेशन यहीं पर हुआ। तो फर्स्ट टाइम ATP कहां बनी? यहां पर बनी। दूसरी बार ATP कब बनी? जब साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C1 में इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, ट्रांसफर हो रहे थे, तब दूसरी बार ATP फॉर्मेशन हुई यहां पर बीचों बीच में। और तीसरी बार ATP बनी जब साइटोक्रोम A1 से साइटोक्रोम A3 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था, तब तीसरी बार ATP बनी। आपसे कोई पूछे कितनी जगह पर ATP फॉर्मेशन हुआ, क्यों हुआ, बताना बाकी है, वो बताएंगे क्यों हुआ, कितनी जगह पर हुआ ये बताइए। 3 जगह पर। कहां कहां पर? जब NaDH2 से FMN के बीच में, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 के बीच में, और साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम, ये 3 ऐसी यहां पर ATP का फॉर्मेशन हुआ है। इसलिए एक सर आवाज लॅग होती सर। NaDH2 से कितने ATP का फॉर्मेशन होगा?
बताइए। आवाज आ रही है? नो सर। सर बहुत लैग हो रहा है। सर हाँ सर। नेटवर्क का इशू हो रहा है, अब क्या बोले उसको। अभी आ रही? सर बीच बीच में यस सर सर। बहुत अटकता है। अभी आ रही किसी को आवाज? यस सर अब आ रहा है। चलो अब क्या करें, उसके लिए ऑप्शन है। क्या रहा ना, तो हमने क्या में कितने एटीपी का फॉर्मेशन होगा? एक NADH2 घुसने पर, एक NADH2 घुसेगा तो कितने एटीपी बनेंगे? 3 एटीपी। कहां कहां पर बनेंगे? पहला एटीपी कहां बनेगा? पहला एटीपी कब बना? NH2 to NADH2 SNH हाँ, दूसरा एटीपी कब बना? साइटोक्रोम बी टू साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम बी। और तीसरा एटीपी कब बना? साइटोक्रोम साइटोक्रोम A1 से A1 साइटोक्रोम A3। A3। इस तरह आपको 3 जगह फाइनल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फाइनल एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन का कौन है? सबसे लास्ट में किसने लिया फाइनली? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ने। और क्या बना दिया? और क्या बना दिया उससे? मेटाबॉलिक वाटर। मेटाबॉलिक वाटर। वेरी गुड। समझ में? पूरी घटना कहां पर चली? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की पूरी घटना कहां चली? इनर मेम्ब्रेन इनर ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोटीन चिपके होते हैं उन प्रोटीन को क्या कहते हैं? साइटोक्रोम। साइटोक्रोम। साइटोक्रोम कितने तरह के हैं? साइटोक्रोम के नाम बताइए। साइटोक्रोम बी सी वन साइटोक्रोम सी। B3, साइटोक्रोम A3। अच्छे से याद कर लेना नाम, इनके नाम से क्वेश्चन हो सकता है। और सीक्वेंस में याद करना, पहले B आएगा, फिर C1 आएगा, फिर C आएगा, फिर A1 आएगा, फिर A3 आएगा। ये सीक्वेंस, यही सीक्वेंस याद रखना, आगे पीछे मत करना। ये 5 सीक्वेंस। अच्छा, इस ध्यान से डायग्राम को देखो। अब B और C1 जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े? यस सर। बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? जुड़े हुए हैं। देखो ये कॉमन आ रहा है। Yes, sir. A1 और A3 एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं? कॉम्प्लेक्स बना। लेकिन साइटोक्रोम C अकेला अकेला आजाद है कि नहीं है? है सर। यूवी किनोन आजाद है कि नहीं है? किसी के साथ नहीं जुड़ा है? तो आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन कौन से हैं? एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन कौन से हैं? मोबाइल का मतलब पता है आपको? मोबाइल का मतलब है मूवेबल, जिसे एक दूसरे जो मूवेबल है, जो फ्री है, आजाद है, जुड़ा नहीं किसी चीज से। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन कौन से हैं आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। और स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है? स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये दोनों के नाम बताइए। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है और स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है? जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हो यहां से वहां। तो इसका आंसर होगा, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा यूवी क्यूनॉन एंड साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम बी किस में आएगा? साइटोक्रोम C1 किस में आएगा? साइटोक्रोम A1 किस में आएगा? स्टेशनरी। और A3 भी स्टेशनरी में। तो देख पा रहे हो, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम A1 और साइटोक्रोम A3 चारों स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, किसी से चिपके हुए हैं, हिल डुल नहीं सकते। और जबकि यूवी किनॉन और साइटोक्रोम C इंडिपेंडेंट है, फ्री है, किसी के साथ जुड़े नहीं है, इसलिए मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कहलाते हैं। तो याद रखना, ये और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है और बाकी सब स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन कैरियर है। लिख लो। साइट आपके मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन कौन है? यूवी किनॉन एंड साइटोक्रोम C। यूवी किनॉन को कोक्यू भी लिख सकते हो और यूवी क्यू भी लिख सकते हो, दोनों सही है। तो यूवी किनॉन क्यू, यूवी किनॉन एंड साइटोक्रोम C मोबाइल है, बाकी सारे स्टेशनरी हैं। चलेगा? हाँ सर। इतना अगर समझ गए हो तो लगभग समझ गए हो। अब अगला चलते हैं, एक और चीज इसके साथ थोड़ा रब कर ले। देखना, क्वेश्चन पूछे आपसे
आपसे पूछा जाए अगर NaDH2 आया तो ये हुआ, अगर FADH2 एंट्री मारता तो क्या होता, तो देखना ध्यान से, अगर FADH2 एंट्री मारेगा तो क्या होगा। दिख रहा है स्क्रीन वहां पर या मूव करें? दिख रही है, सर। होपफुली दिख रही है। अगर FADH2 एंट्री मारेगा क्या होता, देखना यहां पर FADH2 एंट्री मारता है, FADH2 ने मारा तो पहले दिया हाइड्रोजन दिया, इसके पास इसके पास इसके पास इसके पास, ऐसा हुआ। लेकिन अगर FADH2 एंट्री मारेगा तो इसका हाइड्रोजन जो है, FADH2 का जो हाइड्रोजन है वो कि डायरेक्ट किसके पास चला जाएगा, को एंजाइम Q के पास चला जाएगा, यूवी क्विनोन के पास चला जाएगा, FMN के पास नहीं जाएगा। ध्यान से समझना, NaDH2 ने पहले किसको दिया था, FMN को, FMN ने ले जाकर को एंजाइम Q को दिया था। लेकिन यहां पर FADH2 केस में डायरेक्ट हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा, कोक्यू के पास, और कोक्यू इसको टुकड़े टुकड़े कर देगा, नहीं कर देगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तोड़ देगा, कहीं तोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे साइटोक्रोम B में, C1 में, C में, A1 में, A3 में, और फाइनली ऑक्सीजन रिसीव कर लेगा और वाटर बना देगा, सब कुछ सेम होगा। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि NaDH2 ने FMN को दिया था, इसने FMN को नहीं दिया, डायरेक्ट इसको दे दिया, डायरेक्ट दे दिया, एक स्टेप बस डिफरेंस है, बाकी सारे स्टेप सेम है। NaDH2 और FADH2 के सारे स्टेप सेम है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि FADH2 डायरेक्ट अपना हाइड्रोजन देता है FMN को। क्लियर है इतनी सी बात? यस सर। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान से आंसर दीजिएगा, FADH2 में किसका आ रहा है, सर आपकी आवाज सर आपका माइक बंद हुआ शायद। आवाज आ रही मेरी? नो सर। सर आपका ईयरफोन बंद हुआ शायद। अच्छा पार्टी, मेरी आवाज आ रही क्या? आपका ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया सर। आवाज किसी को सब्जेक्ट पता मेरी अनुष्का, दिव्या, आशा, सुमेहा, पूर्वा, पूर्था, किसी को आवाज आ रही मेरी? यस सर। इको हो रहा है सर, यस इको सर, हो आ रहा है रही सर, है। थोड़ा फुको। हो रही है सर आवाज। लैग हो रही। आवाज आ रही ना आप लोग को? यस सर। आ रही है यस सर। सर आपका नेटवर्क कनेक्शन आवाज आ रही क्या मेरी? दूसरा ले सकते क्या? यस सर, अभी आ रही है। अरे बच्चा हो क्या रहा है अब? बारिश बहुत जोर हो रही है इसलिए नेटवर्क हो रहा है, ओके सर, प्रॉब्लम नहीं है। इधर भी हो रही है। अब नेटवर्क का होने का मेन रीजन एक ही है, बारिश। देखो जो पिछले क्लास रोज नहीं होता, लेकिन क्या हाँ सर। कैन यू हियर मी? यस चलो सर। ध्यान ध्यान, FADH2 अगर घुसता है तो FADH2 से डायरेक्ट यूवी क्विनोन के पास जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे, और सब कुछ सेम होगा जैसा पहले पढ़ा था हमने। सिर्फ डिफरेंस कहां पर है NaDH2 और FADH2 में? NaDH2 अपना हाइड्रोजन किसको देता था? FMN। FMN। और FMN से कोएंजाइम Q के पास जाता था। लेकिन यहां
सिर्फ इतना सा। अब बताइए इस रास्ते से अगर जाएंगे तो आपको कितने एटीपी मिलेंगे? FADH2 से कोएंजाइम Q के पास, कोएंजाइम Q A3 में। और बताओ इस रास्ते में कितने 2 ATP बताओ 280 2 कौन सा ATP एटीपी कम? ये वाला एटीपी मिला DH2 के में। NADH2 से जो FMN में बना था वाला एटीपी मिला क्या? नहीं मिला। नहीं इसलिए सर। एक एटीपी कम बनेगा, एक एटीपी कम बनेगा। समझ में आई बात? हाँ सर। yes इसलिए FADH2 इक्वल टू 2 ATP होता है और NADH2 इक्वल टू 3 ATP होता है। इतनी बात अगर समझ गए हो तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेरी तरफ से लगभग हो गया। सिर्फ आपको हाँ, सर। बताना है कि कॉम्प्लेक्स प्लांट को ये कॉम्प्लेक्स एटीपी क्यों बना, तो अगला क्लास में पढ़ाएंगे। इन कॉम्प्लेक्स बता देते हैं जल्दी से। सर की आवाज लैग हो रही है। स्क्रीनशॉट ले लो, कर लो। आवाज नहीं आ रही। चलो अब हम समझते हैं, अगली चीज पढ़ाते हैं। अगर स्क्रीन हो गया तो ध्यान से देखना अगली चीज। हम उससे गोदाबाजी कर रहे हैं। हम कॉम्प्लेक्स में बारिश पूरी प्रोसेस समझना। पहली बात, जब कॉम्प्लेक्स का नाम, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 NADH FMN कॉम्प्लेक्स। दूसरे इसको पहला कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों है साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1। और ये रहा चौथा कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम A1 और साइटोक्रोम A3। ये देख सकते हो 4 कॉम्प्लेक्स बने। Na1 के बीच पहले कॉम्प्लेक्स 1। ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 FADH2 कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 के बीच में ये तीसरा कॉम्प्लेक्स है। और चौथा कॉम्प्लेक्स है A1 और A3 के बीच में जो दिख रहा है ये चौथा कॉम्प्लेक्स है। और पांचवा कॉम्प्लेक्स जो आप बना नहीं सकते हैं, जहां जहां पर ATP बना है वहां वहां पर होगा ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। इस तरह पूरी प्रोसेस को कितने कॉम्प्लेक्स में बांट दिया गया है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की सिस्टम को कितने कॉम्प्लेक्स में बटा है? 5 कॉम्प्लेक्स है। पहला कॉम्प्लेक्स का नाम NADH2 FMN, दूसरा कॉम्प्लेक्स का नाम FADH2 कॉम्प्लेक्स, तीसरे कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम B साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम 3 कॉम्प्लेक्स, पांचवा नाम है ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स, ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। इस तरह पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कितने कॉम्प्लेक्स में डिवाइड किया गया है? 5 कॉम्प्लेक्स है। नाम सही याद हो गए? कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स। अब से पूछा जाए कॉम्प्लेक्स 4 क्या है? साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम A1 3 ये लिखा है बच्चा, देखो नंबर 4 ये दोनों मिलकर बना रहे हैं। कॉम्प्लेक्स 3 क्या है? साइटोक्रोम B और C1। FADH 1 क्या है? FMN ये 5 कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं। ये कॉम्प्लेक्स पहला कॉम्प्लेक्स, दूसरा कॉम्प्लेक्स, तीसरा कॉम्प्लेक्स, चौथा कॉम्प्लेक्स और पांचवा है ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। 5 कॉम्प्लेक्स के नाम खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आई है तो एक बार आज घर में जाकर क्लास का रिवीजन करना। अभी जाकर सभी बच्चे रिवीजन करना, ठीक है? हम आज आपका इसका लिंक भेज देंगे, आज ही भेज देंगे आपको देखने के लिए। आज जाकर रिवीजन करना और उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम लगता है तो कल की क्लास में फिर से पूछ लेना, एक बार हम कल रिवीजन करा देंगे। नहीं लगता है तो आगे पढ़ेंगे। समझ गए पूरी घटना को? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब बस एक क्वेश्चन का आंसर देना है, एटीपी क्यों बना?
एटीपी क्यों बना? इस क्वेश्चन का आंसर है कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी। तो उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे, क्यों बना उस क्वेश्चन का आंसर कल पढ़ेंगे। हाँ आज सर। की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू। सर बाय सर। बाय। हाँ बोलो 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 सर आज की बोलो जिसको जो कुछ रिकॉर्डिंग भी बोलना है। देंगे क्या? हाँ आज की रिकॉर्डिंग हम आज भेज देंगे, क्योंकि नेटवर्क का इशू आज ज्यादा रहा है, तो आज सभी को रिकॉर्डिंग अभी हम तुरंत भेज देंगे ग्रुप में, मतलब तुरंत मतलब 1-2 घंटे बाद। 1-2 घंटे बाद हम भेज देंगे। रिवीजन लेना और हाँ सर डाउट प्लीज। कल की क्लास के पहले पहले हम बता देंगे कल की क्लास स्टार्ट होने से। हाँ सर। बाय सर। बाय सर।